जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, हम हाजिर हैं फिर एक बार सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसकी एक्सरसाइज का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। आप सबने देखा होगा पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। नहीं देखा तो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। सबसे पहला चैप्टर हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी एक्सरसाइज आपको एकदम धुआंधार तरीके से हम कंप्लीट करा के दे देंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी हो, कोई भी चैप्टर में कोई तकलीफ हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए बिलियन एजुकेशन के। हमारे कम्युनिटी की पोस्ट के नीचे भी आप लिख सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम के ऊपर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो पिछले एपिसोड में हमने इसके पहले का क्वेश्चन ले लिया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लेने वाले हैं ये क्वेश्चन जो आपके सामने है। ठीक है, तो देखिए, द नेचुरल आइसोटोपिक अबेंडेंस। यहां पे आइसोटोप की बात हो रही है। किसकी? आइसोटोप। और ये कौन है? बोरॉन। बोरॉन टी, उसका परसेंटेज कितना है? 19.60। सर ये परसेंट क्या? नेचर में ये इतना मिलता है। बोरॉन के बहुत सारे आइसोटोप हैं बच्चों, समझ में आया? ऐसे जैसे गोपी और किशन देखा है ना आपने, डबल रोल सुनील शेट्टी की मूवी में, वैसे ही बोरॉन के भी दो दो आइसोटोप होते हैं। समझ में आया? तो एक का परसेंटेज है 19.60 और दूसरा 11B जो है उसका परसेंटेज है 84.40। द एग्जैक्ट आइसोटोपिक मासेज आर, मतलब उनका जो एटॉमिक मास है वो कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं 10.13 एंड 11.009। तो पूछा है उसका एवरेज एटॉमिक मास बताइए। सिंपल सी बात है यार, एवरेज एटॉमिक मास नहीं होगा तो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि फिर पीरियोडिक टेबल में कौन से बोरॉन को रखोगे बबुआ? बताइए बताइए, कौन से बोरॉन को रखोगे? क्या पहले वाले को रखोगे या फिर दूसरे वाले को? कोणाला ठेवणार? लवकर सांगा कमेंट बॉक्स मध्ये। हाच प्रॉब्लेम आहे ना, मग ह्याच प्रॉब्लेमला सॉल्व करण्यासाठी आपण काय करणार? एवरेज एटॉमिक मास। समझ में आया कि नहीं? बोलो कंपनी जल्दी। तो यहाँ पे कलर को चेंज किया जाना चाहिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व। तो ये देखिए, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, उसका फॉर्मूला क्या है? पहले तो एटॉमिक मास ले लेंगे किसका? B10 का, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? परसेंटेज अबेंडेंस से। आई होप आप सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज अबेंडेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है? दूसरा आइसोटोप, और उसे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज अबेंडेंस। तो देखिए, पहले वाले का मास कितना है? 10.13 दिया था यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग 10.13। उसका परसेंटेज अबेंडेंस 19.60 एग्जैक्टली। ये दूसरा और ये उसका परसेंटेज अबेंडेंस। आप गणित का सहारा ले सकते हैं बच्चों, घरगुती मेथड। 10.13 इंटू 19.60 आंसर आपको आ जाएगा, और उसे आप ऐड कर देना 80.40 को मल्टीप्लाई करके 11 से। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 10.84। देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन में ये है। तो ये क्या है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। आहा, समझ में आया? बोलो बच्चों, समझा कि नहीं? अरे सर एकदम आसान। तो आप टेंशन मत लेना, ये कैलकुलेशन के लिए आप ये सिंपल मेथड फॉलो कर सकते हो। सर बट ये तो बहुत लंबा हो जाएगा सर। तो क्या चाहिए? आराम से मार्क्स मिल जाए बिना कुछ किए। एग्जामिनर को अपना चेहरा दिखा दो, मैं आ गया हूँ एग्जाम देने, और एग्जामिनर आपको मार्क्स दे दे। ऐसा नहीं होने वाला है भाई, कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। और पता है एंट्रेंस में अच्छा खासा आपको, एंट्रेंस में बोल रहा हूँ, स्टेट बोर्ड में अच्छा खासा आपको टाइम मिलता है। जी हाँ, आपके कॉलेज की जो परीक्षा होगी उसमें अच्छा खासा टाइम मिलेगा, तो ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप आप सबको पता होगा ये डिग्री सेल्सियस है। सर कलर मेरे को दिख नहीं रहा है, ये देखो ये डिग्री सेल्सियस है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? जी हाँ, डिग्री फ़ारेनहाइट। ये देखिए, इसमें कन्वर्ट करना है रे बाबा, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। चलो व्हाइट कलर पे चलने वाला कलर ले लेते हैं। तो फॉर्मूला आप सबको पता है, यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला सिंपल है मेरे दोस्त। डिग्री सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके अंदर 32 जोड़ दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑन सब्स्टिट्यूटिंग 40 डिग्री सेल्सियस इन दी फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये देखिए 9/5, डिग्री सेल्सियस कितना है? 40, 5 8 जा 40, 8 9 जा 72, और ये 32। टोटल कितना आ गया?
104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लीन कर देता हूं ताकि आपको एकदम आसानी से दिखे। तो कितना फ़ारेनहाइट आ गया मेरे दोस्त? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इजी डीजी, टाणा, एकदम आसान। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया है 30 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सी बात है, ये डिग्री सेल्सियस किधर क्या रखोगे? 30, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54, 54 प्लस 32, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आसान है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ओहो सर, हमारी हवा इसी में टाइट होती है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने में ही तो काम तमाम हो जाता है हमारा। तो नंबर ऑफ मोल्स है और मॉलिक्यूल्स है। समझ में आया? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूँगा कि आपको मोल कैलकुलेट करने के लिए 3 ही फॉर्मूले हैं। अगर नंबर दिया हो, क्या दिया हो? नंबर, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? जो पार्टिकल का नंबर है, जो पार्टिकल का क्या है? नंबर। और नीचे अवोगाड्रो नंबर। आप जानते हो भयंकर बड़ा सा नंबर कौन सा? 6.022 इंटू 10 23, उससे डिवाइड कर डालो। समझ में आया? यहाँ पे और एक दूसरा फॉर्मूला है क्या? अगर मास दिया हो तो मास देने के बाद क्या यूज करोगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आई होप समझ में आ गया। और तीसरा क्या है? अगर अगर वॉल्यूम दिया हो तो क्या दिया हो? वॉल्यूम। याद रखना, ये सारे मोल्स के फॉर्मूले हैं। अगर मास दिया हो तो ये, और वॉल्यूम दिया हो तो क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 डीएम क्यूब। और अगर डीएम क्यूब नहीं दिया है तो क्या करोगे? एम एल, 22400। अगर एम एल में दिया है तो एम एल लेने का। अपने को कोई टेंशन नहीं है भाई। समझ में आया? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है ना, और नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले मोल्स के लिए क्या निकालेंगे? पहले देखते हैं दिया क्या है। तो दिया क्या है यहाँ पे बच्चों? मास दे दिया है। कितना? 22 ग्राम। 22 ग्राम मास दे दिया है। तो ये मास को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किस में? यस, मोल्स में। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मास अपॉन मोलर मास। यस। फिर उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? मोल्स ढूंढ लीजिए और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस, एवोगाड्रो नंबर देखो ना यहाँ पे। मान लो ये मोल है तो Na को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? पार्टिकल नंबर, दैट इज नथिंग बट क्या? मॉलिक्यूल। एकदम सिंपल, टेंशन नहीं लेने का, एकदम सिंपल है। अब इधर देखो, कैलकुलेशन। मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया है? 22 ग्राम। ये अपने को दिया है भिड़ू लोग। समझ में आ रहा है? ये दिया है। ऐसा मत सोचना सर ने 22 कहाँ से ले लिया। तो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये दिया है, दिया है। यहाँ पे देखो, ये दे दिया है। सर आप बार बार दिया बोल रहे हो, मुझे दिया की याद आ गई है। एकदम पढ़ाई पे ध्यान देने का हम। ये देखो CH3COH है। अब इसमें कार्बन कितना है? 2। तो ये देखो कार्बन के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन का मास कितना है बच्चा लोग? 12। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है? 2। तो उसको ऑक्सीजन के मास से मल्टीप्लाई कर दो। और हाइड्रोजन कितना है? 4। हाइड्रोजन के मास से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन का मास कंपनी 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और कार्बन का कितना होता है? 12। इजी इजी, फाइनल आ गया। टोटल ऐड करने के बाद कितना? 60। बोलो समझ में आया? तो मास पता चल गया। अब मोल्स में निकाल देंगे। कैसे? मास अपॉन मोलर मास। ये देखो, मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइड बाय व्हाट? मोलर मास। तो मास अपने को दिया ही है, किधर? इधर, और नीचे 60। आंसर कितना आ जाएगा? 0.367। बहुत सारे पब्लिक को टेंशन आता है, तो 22 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 का पावर ऊपर लेने का बाबा। 60 को ऐसा लिख सकते हैं ना? 60 नहीं, 6 इंटू 10। क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 10, और फिर 10 को ऊपर लोगे तो क्या आ जाएगा? 10 का पावर -1। एकदम बोले तो सिंपल। ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर। सर ये अवोगाड्रो नंबर क्या है? सर बार बार आ जाता है। अरे अवोगाड्रो चाचा ने दिया था यार, 6.022 इंटू 10⁻23। सर इतना न्यूमेरिकल क्यों करना पड़ता है सर? न्यूमेरिकल का ही मार्क्स क्यों आता है सर? समझ में आया बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा ना, तभी तो मार्क्स मिलेगा। आए समझ में? तो ये देखो, मोल आपने निकाला और अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले तो अपने को मोल मिल गया जो पहला पूछा था, और दूसरा क्या मिल गया? मॉलिक्यूल। 0.367 को मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो पब्लिक ये आंसर आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। सर कौन से दोनों को? जरा एक बार वापस बताओ। ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है तो आंसर आ गया। इजी डीजी, टणणण।
तो नंबर ऑफ मोल्स कंपनी ये आ गया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खेला को आगे बढ़ाया जाए। अब देखो क्या दिया है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, 24 ग्राम ऑफ कार्बन, कितना 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद सम ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ है कंपनी, मेक 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है 88 ग्राम, हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज। तो इसके लिए अपने को बच्चों बैलेंस केमिकल रिएक्शन चाहिए, और पता है प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम में अपने को बैलेंस केमिकल रिएक्शन देता ही नहीं है। सर ये तो बहुत टेंशन वाली बात है, काय को टेंशन लेने का, बिलियन एजुकेशन है, समझ में आ रहा है। तो देखो इधर, ये देखिए रिएक्शन लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में लेते हैं पहले, चल भाई साइड में आ जा तू। ये देखो कार्बन, ऑक्सीजन, क्या दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, इधर बैलेंस रिएक्शन ऐसा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक मोल का मास कितना है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का भी कितना 1 मोल, बट ये O2 है ना, एक का 16 तो दो का 32, तो ये 32 ग्राम। ये रिएक्ट करके CO2 कितना मिलता है 44 ग्राम। सर ये 44 कैसा आया सर, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन तो बोले 32, 32 प्लस 12 कितना हो गया कंपनी 44। एक नंबर सर, मस्त समझ में आया, समझ में आया। तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि 12 ग्राम अगर कार्बन होगा तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, समझ में आ रहा है। तो 24 से कितना बनेगा, इधर देखो 12 से 44, तो 24 से कितना, जल्दी बोलो 24 से कितना आएगा, फास्ट 24 से कितना, इसका डबल करने का कितना 88, आ गया समझ में, इजी। क्योंकि अपने को स्टोइशियोमेट्री से पता चला, बैलेंस केमिकल रिएक्शन बाबा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन से अपने को क्या पता चला कि 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम CO2 देता है। तो 24 कितना देगा, बोलो 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 बोलो, डबल करने का, एकदम सिंपल, काय को टेंशन लेते, समझ में आया। चलो अभी आगे देखते, क्वेश्चन में थोड़ा आगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है बच्चों, नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो पहले क्या निकाल लेने का, मोल, फिर मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से, समझ में आया। और जरूरत पड़ने पे एटॉमिसिटी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर ये एटॉमिसिटी क्या है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, अपन सब बताएगा, समझ में आया। एटॉमिसिटी मतलब होता है कितना एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर है, कितना एटम एक मॉलिक्यूल के अंदर है। चलो देखो यहाँ पे देखिए, आपको पहले डेटा में क्या दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। एवरेज एटॉमिक मास नाइट्रोजन का दिया है 14, सल्फर का 32, 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन, समझ में आया। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हर एक में आपको एटम पता करना है। तो नाइट्रोजन का 14 है, सल्फर का 32 है, और पहला क्या दिया है 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन बच्चों, 0.4 मोल, तो सिंपल 0.4 इंटू Na, मोल आपको दे ही दे दिया है, तो काम क्या है, सिंपल है, देखो 0.4 इंटू Na, क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻23। याद रखना, याद रखना, एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, जिधर भी बैठे हो बोलो, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23 कितने में, एक मोल में। तो आधा बोलेगा तो आधा से मल्टीप्लाई कर डालने का, दो बोलेगा तो दो से मल्टीप्लाई कर डालने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। आया समझ में, याद रखो। अरे एकदम सिंपल है यार, एक डजन में कितना होता है 12, वैसा एक मोल में कितना 6.022 इंटू 10⁻23, इधर कितना दिया है 0.4, इजी इजी, ये देखो। तो 0.4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये देखो 2.408 इंटू 10⁻23 कंपनी। आगे देखते हैं, अब सल्फर की बात की है, कितना है सल्फर 1.6 ग्राम, तो पहला मोल निकालो, ग्राम दिया है, ग्राम दिया है, इसके पहले मोल दिया था, मोल कुछ भी दिया हो, सबसे पहले क्या निकालने का, मोल। आ रहा है समझ में, मोल पे ही आने का, मोल पे ही। तो कितना दिया है 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर, तो कितना सल्फर हो गया 32। ये एटॉमिक मास है सल्फर का, फिक्स है, फिक्स है। इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया किधर भी जाओ, सल्फर का एटॉमिक मास क्या है
32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल। तो अपन मोल निकालेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस कितना, 1.6, ये दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दिया है 1.6 ग्राम क्या है बच्चों, ये दिया है ओके। और ये कितना है, 32 ग्राम, 32 ग्राम, तो कितना आ जाएगा 0.05 मोल। आगे समझ में। अब मोल आ गया तो क्या, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ये देखो 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इजी इजी। आ गया। तो ये देखो 3.011 इंटू 10⁻22, कैसे कैसे कैसे, एक 10 इसको दिया रे बाबा। ये देखो 0.3011 इंटू 10⁻23 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻22, 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 3.011 इंटू 10⁻22, इजी इजी इजी, आ गया आंसर। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं, आगे बढ़ जाओ। 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन गिव्स 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। मतलब हमने मेटल को जला डाला, हमने मेटल को क्या किया, जला डाला। मेटल कितना है, 2 ग्राम, समझ में आया। और कितना ऑक्साइड मिला, 3.2 ग्राम। मतलब एक सिंपल सी बात दिखती है, पहला मेटल अकेला कितना था, 2 ग्राम, बाद में ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद कितना हो गया, 3.2 ग्राम। मतलब ऑक्सीजन कितना है, 1.2। सर कैसे किए सर, अरे सिंपल यार, पहले 2 था, बाद में 3.2 हो गया, तो 3.2 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 1.2। आ गया समझ में, ऐसा है। सो 1.42 ग्राम ऑफ द सेम मेटल इज हीटेड इन द सेम। अब देखिए, पहले एक बार मेटल को क्या किया, डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, फिर एक बार मेटल को क्या किया, स्टीम से रिएक्ट कराया। आ रहा है समझ में। पहले एक बार मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, फिर एक बार मेटल को किससे रिएक्ट कराया बच्चों, स्टीम से। तो हर बार जो मेटल है वो ऑब्वियसली स्टीम में भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो दोनों बार उसका मास क्या है, अलग अलग। मेटल का मास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद अलग आया। पहले केस में कितना आया देखिए, 3.2 ग्राम, दूसरे केस में कितना आया, 2.27 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों केस में मेटल और ऑक्सीजन का मास ढूंढ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए, इन फर्स्ट रिएक्शन द मास ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड। तो ये मेटल ऑक्साइड का मास है और ये किसका मास है, मेटल का। तो ये किसका मास है बच्चों, जी हाँ, ये मास है ऑक्सीजन का। आई होप आप सबको समझ में आ गया। आगे देखिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंट कैसे निकालोगे, 1.2 अपॉन 3.2। यहाँ पे 3.2 नहीं होगा, यहाँ पे 32 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यस 1200 डिवाइडेड बाय 32। इज दैट क्लियर। तो आंसर आ जाएगा 37.5%। और मेटल कितना है, मेटल 2 अपॉन, तो बचा हुआ क्या है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे 32 की जरूरत नहीं है, 3.2 की नहीं है। यहाँ पे जो बचा हुआ परसेंट है वो किसका है बच्चों, ओके। आप किसका ले लोगे, मेटल का, क्योंकि जब ऑक्सीजन का पता चल गया है तो फिर मेटल का तो इजीली आ जाएगा, ओके। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, उसको करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 3.2 ही आएगा, ओके। ये एकदम बराबर है, 1.2 डिवाइड बाई 3.2, क्योंकि डेटा में कितना दिया है, 3.2, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 37.5%। फिर ये सेकेंड वाले में मेटल कितना है, मतलब पहले वाले में मेटल कितना है, 2 ग्राम, और टोटल मास कितना है, 3.2। तो इसमें परसेंट कितना आ जाएगा, 62.5%। मतलब ओवरऑल मेटल का परसेंट है 62.5%, और जो ऑक्सीजन है उसका परसेंट कितना है, 37.5। अभी दूसरे केस में भी अपन देखेंगे, तो दूसरे केस में टोटल मास कितना है, 2.27। कितना है, 2.27, समझा। चलो आगे देखते हैं। तो 0.85 किसका आ गया बच्चों, 0.85 किसका आ गया है, ये ऑक्सीजन का। कैसे, टोटल मास 2.27, उसमें से किसका मास माइनस किया, मेटल का। याद रखना ये टोटल है, ये क्या है, टोटल ये वाला, और ये किसका मास है, ये मेटल का मास है। आई होप सबको समझ आएगी। तो ये अपने को ऑक्सीजन का मास आ गया। तो ऑक्सीजन का मास अपॉन टोटल मास, ऑक्सीजन का मास अपॉन टोटल मास, ये देखो ये टोटल, इसका परसेंट कितना है, 37.5%। फिर उसके बाद मेटल 1.42 अपॉन 2.27 टोटल, वापस कितना है, 62.5%। इधर भी 62.5, इधर भी 62.5, इधर भी 37.5 ऑक्सीजन का, इधर भी 37.5 ऑक्सीजन का। मतलब एक बात क्लियर हो रही है बिडू लोग, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो। मतलब जो मेटल का प्रपोर्शन है ऑक्सीजन के साथ वो फिक्स है, जो मेटल का मास है और जो ऑक्सीजन का मास जो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं वो फिक्स है, कांस्टेंट है।
तो सर ये तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है। एक नंबर, सही पकड़े, सही पकड़े आप लोग। चलिए आगे देखिए, वही जो मैंने आपको कहा वही है। देयरफॉर रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स द गिवन कंपाउंड कंटेन same element in the same proportion. The law of definite proportion states that, जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है वो क्या बोलता है, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट। इसको पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। टेलीग्राम पे बिलियन एजुकेशन की आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इन टू मोल्स एसिटल्डिहाइड, ये देखिए फॉर्मूला भी दिया है CH3CHO। कैलकुलेट दी फॉलोइंग, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। अब मेरे को एक बात बताना, सिंपल सा कितना दिया आपको, 2 मोल CH3CHO, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ क्या पूछा है, मोल्स ऑफ कार्बन। मेरे को एक बात बताओ, ये एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितना है, एकदम सिंपल एकदम सिंपल, एक मॉलिक्यूल में कितना है 2, तो 2 मॉलिक्यूल में कार्बन कितना होगा 4, 10 में कार्बन कितना होगा 20, 100 में कितना होगा 200, क्योंकि डबल है। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन है, तो अगर 100 मॉलिक्यूल होंगे तो 200, 1000 होंगे तो 2000, 10,000 होंगे तो 20,000, 1 लाख होगा तो कार्बन कितना 2 लाख। तो भिड़ू लोग 2 मोल ये मॉलिक्यूल है, 2 मोल ये कंपाउंड है, तो कार्बन कितना होगा 2 इंटू 2, दैट इज 4 मोल। एकदम इजी। अब उसी को देखो इधर लिख के दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज दिस मच, moles of acetaldehyde 2 mole, number of moles of carbon atom is equal to moles of acetaldehyde into number of carbon atom। कितने कार्बन एटम है 2, तो ये देखो 2 इंटू 2 डायरेक्ट 4। मैंने तो आपको एक लाइन में बता दिया था। मजा आया तो कमेंट बॉक्स में लिखने का, समझ में आया, ऐसा एकदम धांसू तरीके से एक्सप्लेन किया आपको। दूसरा क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इधर देखो C2H4। अब जरा देखना ध्यान से, एक मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन 4, तो 2 में कितना 8, समझ में आया। एक मॉलिक्यूल में 4 तो 2 में कितना 8, 10 में कितना, बताओ, एक में 4 है तो 2 में 8 है, तो 10 में कितना 40, 4 टाइम्स। 100 में कितना 400, 10,000 में कितना 40,000, 1 लाख में कितना 4 लाख, तो 2 में कितना 2 इंटू 4 दैट इज 8 मोल। एकदम सिंपल, कमेंट बॉक्स में लिखो अगर मस्त समझ में आ रहा है तो। इधर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड, इधर वही चीज, मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड 2 दिया है। अरे अभी क्वेश्चन में था ना यार, अभी क्वेश्चन में था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कितना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये देखो 4, समझ में आया। तो 2 इंटू 4 8। मैंने तो आपको एक नंबर 1 मिनट में बता दिया था यार। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। चलिए वही फिर घिसी पिटी सी चीज, ये देखिए एक है, मतलब एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितना है, एक है, तो 10 मॉलिक्यूल में 10, 100 में 100, 1000 में 1000, तो 2 मोल में 2 मोल। एकदम सिंपल आंसर 2 मोल विदाउट एनी टेंशन। तो मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज इक्वल टू 2 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू व्हाट, moles of acetaldehyde into number of oxygen atom, 2 into 1, 2 mole of oxygen atom, number of moles of oxygen is 2 mole। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 2 मोल। सर कैसे, अरे यार अभी तो बताया, देखो ना, एक मॉलिक्यूल में एक होता है तो 10 मॉलिक्यूल में 10, तो 100 मॉलिक्यूल में 100, 1000 में 1000, 1 लाख में 1 लाख, तो 2 मोल में 2 मोल। इजी इजी टना। आगे देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढने का फॉर्मूला पता है ना, मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो सिंपल 2 इंटू Na आ जाएगा। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड ये है, मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज इक्वल टू 2 मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड इनटू एवोगाड्रो नंबर, जो मैंने बोला अभी। समझ में आया, तो 2 मोल को मल्टीप्लाई कर दो इतने से, फाइनल आंसर आ गया 12.004 इंटू 10⁻23। सर लेकिन आपने तो 2Na लिखा है, अरे भाई 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा यार। एकदम सिंपल है, बिना किसी पिंपल के। सर क्या बोल रहे हो,
यही बताना चाहता हूं कि बहुत आसान है, आप टेंशन मत लिया करो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इन 80 ग्राम सेकेंड 10 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज दिस। ओके, और 16। तो सबसे पहले तो बच्चों हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास ढूंढना होगा। तो ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कितना होता है 24, ऑक्सीजन कितना 16, तो बोले तो 40 हो गया ये, मतलब एक मोल का मास 40 ग्राम होता है। अपने को कितना दिया 80, चलो मास ऑफ सब्सटेंस ऊपर आएगा जो कि कितना है 40, नीचे मोलर मास, अरे गड़बड़ हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस ऊपर आएगा जो कि कितना है, मास ऑफ सब्सटेंस कितना है 80, मोलर मास कितना है बच्चों फिक्स 40, तो कितने मोल आ गए 2 मोल। ये देखो समझ में आया, कितना मोल आ जाएगा 2 मोल। अब इन लोगों ने पहले मास ढूंढा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एमजीयू 1 इंटू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। सर 1 क्यों, क्योंकि एक मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन का कितना 1, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16, मैग्नीशियम का कितना 24। आगे समझ में, अब आगे देखो, तो ये 24 इंटू 1 और ये 16 इंटू 1 टोटल 40, तो मॉलिक्यूलर मास इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और मोल्स निकालते हैं। तो ये देखिए गिवन मास है, ये क्या है गिवन, क्वेश्चन में ही दिया, आप देख सकते हो इधर, ये देखो क्वेश्चन में ही दिया 80 ग्राम, कहाँ गया, ये देखिए क्वेश्चन में ही 80 ग्राम दिया, ठीक है, तो हमने वहां से ही ले लिया। ये देखिए 80/40, तो कितना आ गया 2 मोल। दूसरा क्या दिया है 10 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, तो सिंपल सी बात है यार, ऊपर वापस कितना रखोगे 10 और नीचे कितना रखोगे 40, तो कितना आ जाएगा 1/4, दैट इज 0.25। इजी डीजी, देखो मैंने बोला था ना आपको, ये देखिए 0.25 मोल और कितना 2 मोल, एकदम सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल। कोई भी प्रॉब्लम आता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने का, एक्सरसाइज है, समझ में आया। इसकी वीडियोस भी मिल जाएंगी चैप्टर की, सब अच्छे से प्रिपेयर करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करो, बिलियन एजुकेशन के साथ आप भी आगे बढ़ो, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइंग बाय 5 मोल्स, 5 मोल्स, एकदम सिंपल है, 5 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो पता पूछा है। तो आप सबको एकदम सिंपल तरीके से ये पता है कि एक मोल कितना जगह लेता है बच्चों, एक मोल एसटीपी पे कितना लेता है 22.4, तो 5 मोल कितना लेगा, बोलो सिंपल सिंपल 22.4 इंटू 5। बट एग्जाम में कैसा लिखना है पता है, वो इंपॉर्टेंट है। अपना एग्जाम थियरी वाला एग्जाम है, तो उसमें सब अच्छे से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखने का तरीका देखो, इधर लिखा है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है 22.4 डीएम क्यूब पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम सबको पता है 22.4, और मोल्स भी आपको दिया है। तो ये देखो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जो अपने को कितना दिया है 5 इंटू मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4, तो आंसर कितना आ गया 112 डीएम क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 5 मोल कितना आ गया 112 डीएम क्यूब। आई होप आप सबको समझ में आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए दूसरा 0.5 मोल कितना दिया है 0.5 मोल ऑफ CO2, तो इधर देखो एक मोल कितना लेता है 22.4, एकदम सिंपल, हाँ एकदम सिंपल, आपके यस सर एकदम ढांसू तरीके से बताएंगे। इधर देखो 0.5 मोल, एक था 0.5 हो गया, आधा हो गया, इसको भी आधा करना रे बाबा 11.2। सर कैसे किया आपने 22.4 को 2 से डिवाइड कर दिया 11.2 डीएम क्यूब, ला 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 ला, आगे आंसर। अब ये देखो यहाँ पे पूरा तामझाम किया गया है, आप एकदम मस्त तरीके से जा सकते हो, ठीक है। आपको क्या दिया है यहाँ पे 0.5 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे क्या लिखोगे 0.5, ये मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सिंपल क्लियर। चलो आगे देखते हैं, फटाफट खत्म करेंगे ताकि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। कैलकुलेट द मास ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, क्या पूछा है बच्चों, पोटाशियम क्लोराइड का मास पूछा है, जो कि 6.72 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। मोलर मास ऑफ KClO3 दिया है बच्चों 122.5 ग्राम पर मोल। देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, अपने को स्टोइशियोमेट्री आनी चाहिए, मतलब बैलेंस रिएक्शन लिखने आना चाहिए, यही लफड़ा है ये सबके क्वेश्चन का, ठीक है। देखो यहाँ पे
मैं आपको बताता हूँ। तो ये KClO3 को गर्म करोगे तो ये क्या दे देगा, 2KCl प्लस 3O2। अब इधर देखो, इधर कितना है 2 मोल, इधर कितना है 3 मोल। सर आपको कैसे पता चल रहा है? अरे ये जो है ना, ये डब्बे में बंद, इसी को स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं। आया समझ में? अब जरा देखो, उन लोगों ने किसको रिलेट किया है, मास को वॉल्यूम से रिलेट किया। देखो KClO3 का मास दिया है, मतलब 2 इंटू 122.5 ग्राम, 2 इंटू 122.5 ग्राम कितना देता है, 3 इंटू 22.4। सिंपल, दिख रहा है अपने को, राइट? ये अपने को रिएक्शन के डेटा से पता चल रहा है, ये जो दिया है ना इससे। सर ये 122 कहाँ से आया? पोटेशियम का मास, क्लोरीन का मास, पोटेशियम का कितना 39, क्लोरीन कितना 35.5, ऑक्सीजन कितना 16, 16 इंटू 3 इज हाउ मच 48। फिर ऑक्सीजन का वॉल्यूम, एक मोल का कितना वॉल्यूम होता है 22.4, तो 3 का कितना होगा 3 इंटू 20.4। अब आपको क्या करना है, आपको पोटेशियम का मास पता करना है। क्या पता करना है? पोटेशियम का मास। तो देखो इधर 2 इंटू 122.5 सिंपली कितना देता है, जी हाँ 67.2। ये देखो कितना दे रहा है, 67.2, 67.2। ठीक है, लेकिन आपको कितना पूछा है 6.72, कितना 6.72। तो इधर 10 से डिवाइड कर बिड़ू, इधर भी 10 से डिवाइड कर, आंसर कितना आ जाएगा 24.5। समझ में आया? इसी चीज को बकायदा लिख के एक्सप्लेन किया हमने। कैसे? 2 मोल ऑफ KClO3 का मास कितना हो जाएगा, इतना। पहले तो 1 मोल का आपको पता है 122.5 आया, फिर 3 मोल ऑफ O2 मतलब कितना वॉल्यूम 3 इंटू 22.4, तो 245 ग्राम कितना देता है 67.2। तो 245, जी हाँ ये मल्टीप्लाई करने के बाद 245 कितना देता है 67.2 बराबर, तो 6.72 कितना देगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई x का वैल्यू ला देने, सिंपल ये आंसर आएगा। आगे देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। कितना हाइड्रोजन एटम, कितने में 5.6 ग्राम यूरिया में आपको हाइड्रोजन एटम चाहिए। एकदम सिंपल बोलो, पहला मोल निकाल लो, और यूरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए H2N। थोड़ा क्लीन में लिखते हैं, ये देखो यहाँ पे ये क्या होगा H2N C डबल बॉन्ड O NH2। मोल निकाल लो यूरिया के, यूरिया के मोल निकाल लो और कंपेयर कर लो। तो ये देखो यूरिया का मोल मास दिया आपको 5.6 ग्राम, और यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों 60। सर कैसे आया? देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन का 14, तो दो का कितना 28, राइट 28 आ गया। कार्बन एक है तो 12, ऑक्सीजन 16, और हाइड्रोजन कितने हैं 4। ऐड कर लो ना भाई, 10 दो 12 और ये 8 20, यहाँ पे 2 2 2 4 1 5 5 1, एकदम आसान। तो यहाँ पे आपके मोल कितने आ गए बच्चों 0.9933। अब जरा देखो, इस एक मॉलिक्यूल में, इस एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन के एटम है 2। इस एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के एटम कितने हैं 2। तो अगर 1 मोल होता तो कितना होता 2 मोल, तो 2 मोल होते तो 4 मोल, मतलब जो भी मोल्स हैं उसका डबल, जो भी मोल्स है उसका डबल। तो ये देखो नाइट्रोजन एटम की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। नाउ number of atom, number of moles into Avogadro constant. Now one molecule of urea has total 8 atoms, out of which 4 atoms hydrogen, 2 atom nitrogen, वो तो दिख रहा है, and 1 atom of carbon, ये देख रहे हो, and 1 atom of oxygen। ये समझ में आया? ऐसा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखो ना यहाँ पे 4 है, 2 और 2 कितना है 4। अरे एक मोल में कितना है 4 मोल, तो 2 मोल में कितना 8 मोल, तो x मोल में कितना x इंटू 4, और x का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, x का वैल्यू सिंपल कितना है यहाँ पे 0.0933। तो हाइड्रोजन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो अब सिंपल, कार्बन पूछेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करना, कार्बन पूछेगा तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 1 से, मतलब 0.0933 को 1 से, और नाइट्रोजन पूछेगा तो 2 से, ऑक्सीजन पूछेगा तो भी 1 से। क्यों? इसमें कितना है उतने से ही मल्टीप्लाई करने का, यही उसके नंबर ऑफ एटम। ये देखो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने बोला था ना H2N C डबल बॉन्ड O NH2। कितने नाइट्रोजन है ये देखो, एक इधर
एक इधर, दो नाइट्रोजन है। अब क्या चाहिए उसको, कार्बन, तो कार्बन कितना, एक, तो देखो एक से मल्टीप्लाई किया, ये देखो एक से। अब आगे क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी कितना, एक, तो देखो एक से मल्टीप्लाई किया। एकदम सिंपल है बच्चों, समझने का। क्लियर, जो भी मोल दिया होगा ना उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देने का। आगे समझ में, तो वो मोल्स ऑफ एटम हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तब तो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो सिंपल सी बात है, समझ में आया। तो ये देखिए आगे, तो ये मोल आया था, एक सेकेंड, ये मोल आया था और मोल को फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, नंबर निकालना है तो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स। और नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय बर्निंग 16 ग्राम ऑफ सल्फर। कितना ग्राम जला दिया है बच्चों, 16 ग्राम सल्फर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 यूनिट एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 यूनिट। आया समझ में, सल्फर को जला दिया किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन। तो अगर आप रिएक्शन लिखो, ऐसे केसेस में रिएक्शन लिखे जाता है, तो यहां पे ले लिया आपने सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, SO2, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ये सॉलिड है, ये गैस है और ये भी गैस है। अब सिंपल, सल्फर का मास आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 32। ऑक्सीजन का भी मास कितना है, 32। मतलब 32 ग्राम सल्फर 32 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये कितना बना देता है, 64 ग्राम। सर 64 कैसे पता चला, सल्फर का 32 और O2 का एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का 32, टोटल कितना हो गया, 64। आपको क्या पूछा है, आपको क्या पूछा है कि मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पता करो किससे, 16 ग्राम के जलने से। कितना, 16 ग्राम के जलने से। तो इधर देखो 32 से कितना मिल रहा है, 64। 32 ग्राम सल्फर, 64 ग्राम SO2, सिंपल। तो 16 ग्राम सल्फर से कितना मिलेगा, इधर आधा किया तो इधर भी आधा कर दो, 32 ग्राम। आ गया सबको समझ में, ये देखो सिंपल। तो ये जो मैंने बताया ये बहुत ढासू है। तो ये देखो 0.5 इंटू 13, 32 इज इक्वल टू 16। पहले इन लोगों ने क्या किया, 16 का मोल निकाल लिया। 16 का मोल कैसे निकालोगे, 16 ग्राम का 16 डिवाइड बाई 32, तो कितना आ गया, 0.5। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है एक मोल से एक मोल आता है, तो 0.5 से कितना आएगा, आधा, सिंपल। आगे देखिए, अब ये सब डेफिनेशन है, इनको भी फटाफट देख लेते हैं। तो द नीड ऑफ द टर्म एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास की क्या जरूरत है बच्चों। अब आप सबको मैं बता दूं, ये देखो जैसे कार्बन है, कार्बन का 3 आइसोटोप है, C6, 12, 13, 14। अब जब आपको बोला गया कि पीरियोडिक टेबल में किसी एक एलिमेंट को रखो, कार्बन के, कार्बन का कोई एक एटम रखो, तो आप किसको रखोगे, 12 को रख दोगे तो 13 और 14 चिल्लाएंगे, ए बाबा ए अपन को क्यों नहीं रखा बाबा, ये तो गलत बात है, अपन भी कार्बन ये भी कार्बन। तो हमने एवरेज निकाल लिया। जब आपको एटॉमिक मास निकालना होगा CO2 का, तो आप कौन से कार्बन का लोगे प्रायोरिटी, 12 का, 13 का, 14 का, नहीं, हमने तीनों को एवरेज निकाल लिया। कैसे एवरेज निकाला, हर एक के एटॉमिक वेट को परसेंटेज अबेंडेंस से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया। आए समझ में, ये देखिए, several naturally occurring element exist in a mixture of two or more isotope. Isotopes have different atomic mass, लिखा है वहां पे एग्जाम्पल में, the atomic mass of such element is average masses of its isotope। अब जैसे कार्बन का 12 जो लिखा है वो एवरेज है सबका, समझ में आया। और एवरेज निकालने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती है। चलिए ये थियरी आप यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट, मोलर मास क्या होता है, व्हाट इज मोलर मास। सिंपल, जैसे CO2 है तो इसके एक मोल का मास, या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 का मास, और वो कितना आता है बच्चों, जी हाँ 44 ग्राम। कितना आता है, 44 ग्राम। कैसे, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, कितना आ गया, 44। तो एवरेज, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल, और जिसमें हम हर एक एटम के एटॉमिक मास को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। इज दैट क्लियर। तो मोलर मास, एक मोल हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन का, और ऑक्सीजन का कितना, 16। समझ में आया, ये एक मोल का है। और अगर आप एक एटम का लिखो तो आपको यहाँ पे U लिखना होगा। व्हाट इज U, U इज कॉल्ड एज यूनिफाइड मास।
यू को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिफाइड मास। बहुत सिंपल। और याद रखना ये ग्राम लगा है मतलब एक मोल का मास है। एक मोल मतलब कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। एक कार्बन का मास 12 ग्राम नहीं होता मेरे दोस्त। एक कार्बन कितना हल्का होता है। एक मोल कार्बन का मास है 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन का मास है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए फिर वही मोलर मास निकालना है। अगर आपको मोलर मास किसी मॉलिक्यूल का निकालना है तो सारे एटम के मास को, एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए O2। ओके, O2 में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32। यू लगा दिया तो एक मॉलिक्यूल का हो गया। और अगर 32 ग्राम लगा दिया तो एक मोल का हो गया। एक मोल मतलब अभी मैंने आपको बताया 6.022 इंटू 10⁻23। इजी इजी टाना। आगे देखो H2O, तो दो हाइड्रोजन का 2 और एक ऑक्सीजन का 16 तो 18 आ गया। यूनिट लगा दिया तो एक मॉलिक्यूल और 18 किसका, एक मोल का। NaCl 58.5 कैसे आया, क्लोरीन का 35.5 और सोडियम का 23 ऐड करोगे ये आ जाएगा। यू लगाओगे एक यूनिट का और यहाँ पे ग्राम लगा दिया तो एक मोल। एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl। समझ में आया, आगे देखिए। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही ठासु चीज है, समझ में आया। अब ये मोल कॉन्सेप्ट का क्या है, सिंपल सी बात है। जैसे हम डजन बोलते हैं ना 12, वैसे ही हमने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा यूनिट बनाई जिसे हम कहते हैं एक मोल। और किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में होते हैं समवट अराउंड 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। कितना, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मेरे बच्चों। इतने पार्टिकल एक मोल में होते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, सब। समझ में आया, वही लिखा है यहाँ पे। ये देखिए, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एज एंटिटीज और द पार्टिकल देयर आर प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। मतलब अगर 12 ग्राम आप कार्बन ले लोगे ना, C12 वाला 12 ग्राम, तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम मिल जाएंगे। आ गया समझ में, वही नेक्स्ट लाइन में लिखा है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन दिस मच पार्टिकल और दी एंटिटीज। डन, आगे देखते हैं। ये देखिए फॉर्मूला मास। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, फॉर्मूला मास यूज होता है बच्चों आयनिक कंपाउंड के लिए। आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल दो सर, जो कटायन और अनायन से बने मेरे बच्चों, जैसे NaCl, जैसे CaCl2, जैसे MgCl2, ये सारे आया समझ में। द फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। मतलब जैसे NaCl है तो NaCl में सोडियम का कितना आ जाएगा, 23। सोडियम का आ जाएगा 23 और क्लोरीन का आ जाएगा मेरे बच्चों 35.5। देखिए सोडियम का आ जाएगा 23 और क्लोरीन का आ जाएगा 35.5। टोटल आंसर इज 58.5। आई होप आपको समझ में आ गया। तो एक फॉर्मूला यूनिट, एक फॉर्मूला यूनिट मतलब जो कटायन और अनायन की सिंपलेस्ट रेशियो को मिक्स करने से हुआ है। जैसे एक Na प्लस को एक Cl माइनस लगेगा, एक Mg+2 को 2 Cl माइनस लगेगा। ठीक है, बाकी ये राम कहानी तो आप देख ही रहे हो, लिखी है यहाँ पे। In a substance such as sodium chloride, positive sodium and negative chlorine entities are arranged in three-dimensional structure in such a way that one sodium is surrounded by 6 chloride ion and same one chloride ion surrounded by 6 sodium ion. Okay. Okay. Thus sodium chloride does not contain discrete molecule. Discrete मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, वहां पे क्लोरीन तो यहाँ पे सोडियम, सब समझ में एक साथ है, अलग अलग नहीं है। Okay, next. Therefore, NaCl is just a formula that it is used to represent sodium chloride, though it is not a molecule. मैंने बताया ना, एक Na को 6 क्लोरीन घेर रहे हैं, एक क्लोरीन को 6 Na घेर रहा है, पूरा लैटिस है, पूरा क्रिस्टल है। समझ में आया, तो उसमें हमने सिंपलेस्ट रेशियो ढूंढ लिया Na और Cl का, और रेशियो 1:1 आया, इसीलिए फॉर्मूला NaCl का क्या बोल दिया, 1:1, दैट इज NaCl। और इसीलिए इसे हम फॉर्मूला मास बोलते हैं भैया। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है, यहाँ पे आयंस हैं, आयंस। समझ में आया। फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस क्लोरीन, ये तो आप देख चुके हो। नेक्स्ट, मोलर वॉल्यूम। क्या होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस?
एक मोल गैस कितना जगह लेती है, किस पे, एसटीपी पे। सर एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एग्जैक्टली है। और वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एसटीपी होता है। और इस पे मेरे दोस्त किसी भी गैस का एक मोल कितना जगह लेता है, 22.4 डीएम क्यूब, ये बात आप याद रखना, यही मोलर वॉल्यूम है, ठीक है। बट कंडीशन एसटीपी की होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बार बार बोल रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ में आया। तभी किसी गैस का जगह एक मोल का कितना होगा, 22.4 डीएम क्यू, मतलब 22.4 लीटर, लीटर आया समझ में। आगे देखिए, फॉर्मूला मास विथ एन एग्जाम्पल, ये तो हो गया है, मोलर वॉल्यूम भी हो गया, मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये तो फॉर्मूला आप सब देख चुके हो, अभी मैंने बताया एक मोल का ना। टाइप ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, प्योर होगा, प्योर कौन होगा, जिसके अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे, विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ये देखिए, ये देखिए आप, ये एक कंटेनर है और मैंने इसके अंदर हर जगह क्या देखा, O2, 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 तो इसे हम क्या कहेंगे, यस इट इज अ प्योर सब्सटेंस, ओके। They always have a definite chemical composition. They always have the same properties regardless of their origin. Example, pure metal, distilled water. They are of two type. Element. Element क्या होता है? एक ही एटम से बने होते हैं. Elements are made up of single atom. जैसे ये O2 है, O3 है, समझ में आया? S8 है, P4 है. देख लो सब एक ही एटम से बने हैं. N2. Exactly. They are what? Element. They are pure substance which cannot be broken into simpler substance by ordinary chemical changes. समझ में आया? आप सिंपल मेथड से N और N का बॉन्ड नहीं तोड़ पाओगे, बहुत स्ट्रांग है। O और O के बीच का बॉन्ड नहीं तोड़ पाओगे, स्ट्रांग है, समझ में आया? उसके लिए कुछ अलग मेथड लगते हैं, समझ में आया? एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी है भाई, देख लेते हैं। आप सब जानते हो मेटल लस्ट्रस होते हैं, चमकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। हालांकि बहुत सारे ऐसे, मतलब कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो कि इतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और सबको हम वायर भी नहीं बना सकते। एग्जाम्पल जिंक है, समझ में है, जिसका वायर नहीं बना सकते। ये इन जनरल है बच्चों। दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट दैट इज मेलीबल। ऐसे लोहा मार मार के, हथौड़ा मार मार के उनको थिन शीट के फॉर्म में ला सकते हो, समझ में आया, मेलीबल। और खींच के अगर वायर बना दो तो उसे कहते हैं डक्टाइल, आया समझ में। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। आगे देखिए, नॉन मेटल, देखिए, दे हैव नो लस्टर, कोई चमक नहीं होती, एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन। बोला ना, एक्सेप्शन तो है ही भैया, नॉन मेटल चमकते नहीं है, बट डायमंड और आयोडीन ऐसे हैं जो चमक रखते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये अच्छे से कंडक्ट नहीं करते, बट कुछ कुछ ऐसे नॉन मेटल है जो कंडक्ट कर लेते हैं। ग्राफाइट है उसका आंसर, ये देखिए। दे कैनॉट बी हैमर्ड इनटू शीट, मतलब ये मेलिएबल नहीं होते, समझ में आया, और इनको वायर में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, समझ में आया। एग्जाम्पल, आयोडीन। मेटेलॉइड, ये तो ना तो आजू का, ना तो बाजू का, ना तो लेफ्ट का, ना तो राइट का, ना तो मेटल, ना तो नॉन मेटल, इसकी बीच की प्रॉपर्टी होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड। देखिए यहाँ पे, मेटेलॉइड, सम एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड आर कॉल्ड एज मेटेलॉइड्स और सेमी मेटल्स, आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कंपाउंड्स कौन है, कंपाउंड्स, यस, दे आर प्योर सब्सटेंस, मतलब इनके बीच में एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। atom of different element combine together in a fixed proportion to form what, compound। जैसे H2 एंड ऑक्सीजन, ये कंपाउंड है। CO2 क्या है, कंपाउंड। एक फिक्स प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में कार्बन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाटर, अमोनिया और मीथेन। आगे, मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो सब्सटेंस को मिक्स कर दो, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर दो तो उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर। अब मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे ले लीजिए, मैंने ले लिया एक बीकर और इस बीकर में मैंने ले लिया पानी। क्या ले लिया, पानी। और पानी में मैंने डाल दिया बच्चों क्या, शक्कर। इसमें मैंने डाल दिया शक्कर। चलिए एग्जाम्पल देता हूँ आपको मस्त वाला, ये देखिए, अब इसमें शक्कर आ गया।
ये शक्कर आ गया, ठीक है। अब ये शक्कर में क्या कह सकते हैं कि आप कोई भी हिस्से में से कोई भी हिस्सा लीजिए और उसमें शक्कर के अमाउंट को ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो अमाउंट यहाँ पे मिलेगा शक्कर का, वही अमाउंट यहाँ पे मिलेगा, वही अमाउंट यहाँ पे मिलेगा, और वही अमाउंट यहाँ पे मिलेगा। तो हर जगह जो प्रपोर्शन है वो क्या है, फिक्स। द प्रपोर्शन इज फिक्स एवरीवेयर, मतलब सेम प्रपोर्शन। क्या है, सेम प्रपोर्शन थ्रू आउट द सोल्यूशन। और जब सेम प्रपोर्शन थ्रू आउट द सोल्यूशन होता है तो इसी को कहते हैं हम होमोजीनियस। क्या कहते हैं, होमोजीनियस सोल्यूशन। ओके। अब पानी के अंदर आप मिट्टी डाल दो, मिट्टी किधर बैठ जाएगी, नीचे। तो क्या हर जगह मिट्टी का अमाउंट सेम है, नहीं, नीचे ज्यादा और ऊपर कम है, तो उसे क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बाकी आप यहाँ के भी एग्जाम्पल ले सकते हो। समझ में आया, ऐसे। ये देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसमें एक सस्पेंशन भी आया है। सस्पेंशन मतलब आप जैसे ले सकते हैं ऑयल और वाटर को। तो आप सबको पता है ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो क्या होगा बच्चों, ऑयल ऊपर रह जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा। क्यों, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑयल की डेंसिटी कम है। आया समझ में सबको, इजी इजी। मेरे ख्याल से यहाँ पे एपिसोड खत्म करने का टाइम आ गया है। इज दैट क्लियर? यस। तो ये था हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक्सरसाइज का पार्ट 2। पहला पार्ट आप जरूर देख लीजिए, आपने नहीं देखा है तो ये दूसरा पार्ट है, और इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आप अपने 11th स्टैंडर्ड में अच्छा मार्क्स ला पाए और अपने 11th स्टैंडर्ड को अच्छे से स्ट्रेंथन कर पाए, ताकि आप 12th में अच्छे से मार्क्स ला पाए। आया सबको समझ में? ये बेसिक्स है प्यारे बच्चों, 11th स्टैंडर्ड पढ़ना जरूरी है, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। कहाँ पे, 12th में। आई होप आपको सेशन में मजा आया होगा। इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ठोक दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।